Hello everyone, welcome back to my channel. This video is going to be a marathon in which we'll do the complete portion of income tax for our upcoming UPPGT exam. तो आई अश्योर यू कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एटलीस्ट इनकम टैक्स के पोर्शन में कॉमर्स के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर UPPGT. ठीक है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन. ओके. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्स. अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था और इनकम टैक्स एक्ट ने कहीं भी इनकम की डेफिनेशन को मेंशन ही नहीं किया है. इन्होंने क्या बताया है कि इनकम एक कॉन्सेप्ट है और उसमें उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं. वील सी. पहला पॉइंट क्या है? टेम्पररी और परमानेंट. अच्छा, इनकम आपकी टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है. टेम्पररी इनकम का क्या मतलब कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने अप्रैल मई जून 3 महीने बिजनेस किया, फिर मैंने 2 महीने बंद कर दिया, फिर मैंने 1 महीने बिजनेस किया, 2 महीने बिजनेस बंद कर दिया. तो दैट इज़ व्हाट, एक टेम्परेरी काम कर रही हूँ मैं. ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा काम करती हूँ, बट स्टिल क्या वो मेरी इनकम मानी जाएगी? यस, वो मेरी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम मानी जाएगी. परमानेंट इनकम है तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो ऑब्वियसली मेरी इनकम मानी जाएगी अगर मैं परमानेंटली इनकम अर्न करूँ. सेकेंड है मेरा डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम. अच्छा, इनकम का सोर्स हमेशा डेफिनेट होना चाहिए. सपोज आप रास्ते में जा रहे थे कहीं और पड़े हुए 100 रुपये मिल गए, तो क्या उसको मैं अपनी इनकम कंसिडर कर लूँगी? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि मेरा कोई डेफिनेट सोर्स नहीं था. रास्ते में चलते हुए पैसे मिल गए, वो इनकम नहीं है. या फिर अगर पापा ने पॉकेट मनी दे दी, तो पॉकेट मनी क्या मैंने अर्न की है कहीं से? नहीं. तो क्या वो मेरी इनकम होगी? नहीं. ठीक है. तो इनकम का हमेशा कोई डेफिनेट सोर्स होना चाहिए जहाँ से आपने इनकम अर्न की हो. थर्ड पॉइंट मेरा क्या है? लीगली और इलीगली अर्न इनकम. अच्छा, इनकम टैक्स में क्या होता है ना, लीगली इनकम तो अगर मैंने लीगली अर्न की है तब तो वो ऑब्वियसली मेरी इनकम है. मैं जॉब करती थी, सैलरी मिल गई, बिजनेस था मेरा, प्रॉफिट हो गए, लॉस हो गया, जो भी है वो मेरी इनकम है, दैट इज़ तो नॉर्मल. बट इलीगली अर्न इनकम, अगर मैंने किसी को किडनैप कर लिया ना और किडनैप करके मैंने रैंसम मांग ली 50 लाख, तो वो भी मेरी इनकम ही कंसिडर होगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट. आप इनकम लीगली अर्न करो, इलीगली अर्न करो, वो आपकी इनकम ही कहलाएगी. अच्छा, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो बात की बात है. बट फिलहाल इनकम टैक्स की डेफिनेशन में, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम की डेफिनेशन में इलीगल इनकम को भी काउंट करते हैं. ठीक. लास्ट पार्ट है हमारा इसमें, डिस्प्यूटेड इनकम. डिस्प्यूटेड इनकम का मतलब क्या? जिस इनकम पे कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई विवाद चल रहा हो कि 2 पार्टीज थी, सपोज एक पार्टी थी एक्स, एक पार्टी थी वाई. एक्स कह रहे हैं कि ये सपोज एक लैंड है और इस लैंड से कुछ इनकम रेज हो रही है. एक्स ने कहा कि ये मेरी है, वाई ने कहा ये मेरी है, तो इसको बोलेंगे डिस्प्यूटेड इनकम. तो क्या इनकम टैक्स एक्ट इस इनकम पे टैक्स नहीं लगाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्रेजेंटली जिसके भी हाथ में वो इनकम रिसीव हो रही होगी ना, सपोज अगर एक्स रिसीव कर रहे हैं तो एक्स को टैक्स पे करना पड़ेगा, वाई रिसीव कर रहे हैं तो वाई को टैक्स पे करना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज की कोई इनकम डिस्प्यूटेड है तो हम उस पर टैक्स ना लें, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट नहीं मानता. ठीक है, ये बात हो गई किसकी? कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम की. नेक्स्ट आते हैं हम मेन टॉपिक पे, ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? ग्रॉस टोटल इनकम में हम 5 इनकम्स लेते हैं. हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मानते हैं कि 5 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं. ठीक है. पहला सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी ईजी सी बात है. सैलरी मतलब एक एम्प्लॉयर होगा, एक एम्प्लॉई होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, वो मंथली हो सकती है, वीकली हो सकती है, मोस्टली मंथली ही होती है, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी. कोई इस पर चर्चा करने की आगे ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि हमने प्रॉपर्टी सेल की, नहीं. हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कि हमने अपना घर लेट आउट किया, मतलब किराए पे दे दिया. आप अपना घर लेट आउट कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, तो उससे भी आपको इनकम अर्न हो रही है ना, वही इनकम हमारी होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है. फर्दर इसकी बात जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे. नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. अच्छा, सब लोग तो जॉब नहीं करते हैं. जो जॉब नहीं कर रहे हैं मोस्टली वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, या तो उनका प्रोफेशन है. बिजनेस और प्रोफेशन में आपको डिफरेंस पता ही होगा, 11th क्लास की बात है. प्रोफेशन में कैजुअल एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे CA हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए. ठीक है. तो बिजनेस से हमें होता है प्रॉफिट, प्रोफेशन से होता है हमें गेन. तो या तो आप सैलरी उठाते होगे, जॉब करते हो तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई. आप जॉब नहीं करते होंगे, आपका कोई बिजनेस होगा, प्रोफेशन होगा, आपको वहाँ से प्रॉफिट मिलता होगा या गेन आता होगा. ठीक है. आपका कोई घर हो सकता है जो आपने किराए पे दे रखा है, तो उसकी इनकम भी हम लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये 3 इनकम होगी. फोर्थ इनकम मेरी होती है कैपिटल गेन. अच्छा, कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन मतलब जब भी कोई कैपिटल एसेट सेल करने से मुझे इनकम होती है.
सपोज मैंने 2020 में एक लैंड खरीदी थी 5 लाख की, ठीक है, 2020 में 5 लाख की लैंड खरीदी थी और 2022 में मैंने उस लैंड को 7 लाख पे सेल कर दिया, ठीक है। अब ज़मीन बेचना ही काम नहीं है मेरा, काम होता तो वो बिजनेस में आ जाता, ठीक है, लेकिन मैंने एक ज़मीन खरीदी और फिर ज़मीन को बेच दिया, मेरा सीधे सीधे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, कैपिटल गेन। वाई कैपिटल गेन, एक कैपिटल एसेट बेची है मैंने। कैपिटल एसेट में आपका लैंड, बिल्डिंग, कोई घर, ज्वेलरी, स्टॉक, शेयर, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अदर कोई एंटीक्स हैं अगर आपके पास, तो ये सब आपको कैपिटल गेन में आ सकता है। अच्छा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, सैलरी से पैसे कमाए हैं तो भी टैक्स लेंगे, अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है उस पर भी टैक्स लगेगा, ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसको हम शॉर्ट में पीजीबीपी बोलते हैं, पीजीबीपी इनकम पे भी टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन से कोई इनकम है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। एंड फर्दर मोर, अगर कोई और इनकम आपने अर्न की है जो इन चारों हेड्स में नहीं आई है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम उस पर भी टैक्स लगाएंगे। किस नाम से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। इनकम टैक्स ने क्या कहा है कि जो भी इनकम इन 4 हेड्स में नहीं आई है उस पर भी हम टैक्स लगाएंगे और उसको नाम दे देंगे क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए थे तो उसमें बैंक का कुछ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी, ये सैलरी की तो इनकम है नहीं ना, कोई और इनकम है, तो ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। या आप कोई फ्रीलांस का भी काम करते थे सैलरी के ऊपर तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। आपको कहीं से रॉयल्टी आती थी, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है। कोई भी इनकम जो चारों का पार्ट नहीं बन रही है दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड्स की इनकम को ऐड करेंगे और हमारा जो सम आएगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं, इन 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमें बेनिफिट दिया हुआ है, डिडक्शंस बोलते हैं उसे, तो हम इसमें से लेस क्या करते हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। विल गो थ्रू विद दिस की डिडक्शंस क्या होते हैं, हम पूरी क्लास करेंगे इसकी, ठीक है। डिडक्शंस माइनस करते हैं जीटीआई में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से, एंड देन वी गेट आवर फाइनल टोटल इनकम, ठीक है। जीटीआई में से डिडक्शंस माइनस करते हैं एंड वी गेट आवर टोटल इनकम। क्या डिडक्शंस हमारे लिए, मतलब हमारे लिए जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब आप ऐसे सोचिए कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर 10 लाख होती, ठीक है, और आपको 10 लाख पे टैक्स देना पड़ता तो एक बात थी, अगर आपको डिडक्शंस मिल गए, अब डिडक्शंस जो भी होते हैं वो हमें बाद में पता चलेगा जो कि लेस करने थे, मान लेते हैं हमें 2 लाख के डिडक्शंस मिल गए, तो अब आपकी टोटल इनकम क्या आ गई, 8 लाख। 10 लाख की जीटीआई थी, ग्रॉस टोटल इनकम, 2 लाख के डिडक्शन माइनस कर दिए, टोटल इनकम आ गई 8 लाख। और टैक्स हम हमेशा पे करते हैं टोटल इनकम पे, तो क्या 10 लाख पे टैक्स पे करना प्रेफर करेंगे या 8 लाख पे, ऑब्वियसली 8 लाख पे। जितनी कम इनकम पे टैक्स पे करेंगे उतना कम टैक्स होगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, आप लोगों को पता होगा, और डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, जितनी इनकम इंक्रीज होगी उतना टैक्स इंक्रीज होगा। तो हम क्या चाहते हैं, जीटीआई ज़्यादा रहे कोई बात नहीं, डिडक्शन जितने ज़्यादा मिलेंगे टोटल इनकम उतनी कम हो जाएगी और टैक्स उतना कम पे करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अदर टॉपिक जो कि है एसएससी। एसएससी क्या होता है, बहुत इजी सी बात है, बस पढ़ लेते हैं इसको। एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स, हु इज लायबल टू पे any other sum of money under this act or who is supposed to be assessed under this act। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर किसी भी इंसान जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसेस करे उसे हम एसएससी बोलेंगे। एसएससी वर्ड आया है असेसमेंट, एसेस करने से, ठीक है। किसी भी रैंडम पर्सन को अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हम आपको एसेस करेंगे, वो एसएससी हो सकता है। जो टैक्स पे कर रहा है या जिसको टैक्स पे करना है वो भी एसएससी है। अगर आपको टैक्स नहीं पे करना, आपको कोई और रिफंड या मतलब कोई रिफंड या किसी और तरह का फाइन पे करना है इस टैक्स के अंडर, तो भी आपको एसएससी बोला जाएगा, ठीक है। अब एसएससी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका डीम्ड एसएससी और एक होता है एसएससी इन डिफॉल्ट। डीम्ड एसएससी, डीम्ड का मतलब क्या होता है, जिसको मान लिया गया हो। डीम्ड एसएससी मतलब माना हुआ एसएससी। इसका एग्जाम्पल लीजिए, इस एग्जाम्पल मैंने लिखा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। अच्छा, मान लीजिए एक थे मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को टैक्स पे करना था, लेकिन टैक्स पे करने से पहले ही मिस्टर एक्स राइट ऑफ हो गया, मतलब बेसिकली मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, ठीक है। अब मिस्टर एक्स की तो डेथ हो गई, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनसे टैक्स नहीं लेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहेगा कि अब आपके घर में जो भी आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, जो भी हैं, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एक्चुअल में एसएससी नहीं था, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया, डीम्ड एसएससी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसएससी इन डिफॉल्ट।
एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू डू अ वर्क अंडर दिस एक्ट एंड ही फेल्स टू डू सो। इजी से इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर को आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा टीडीएस, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब हम सैलरी मिलती है ना, जैसे मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो सैलरी मिलती है तो उसमें टीडीएस डिडक्ट होके आता है, मतलब आपका जो टैक्स का पोर्शन होता है वो डिडक्ट होके आता है। अब अगर कोई एम्प्लॉयर था जो टैक्स डिडक्ट करना भूल गया, टीडीएस काटना भूल गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है, एसएससी इन डिफॉल्ट। ये बात थी एसएससी की। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज पर्सन। अब हमारे अकॉर्डिंग पर्सन कौन होता है? हम इंडिविजुअल को ही पर्सन मान लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने 7 टाइप ऑफ पर्सन्स बताए हैं हमें। ठीक है, पहला पर्सन कौन होता है? एन इंडिविजुअल, लाइक आई एम एन इंडिविजुअल, यू आर एन इंडिविजुअल, मिस्टर एक्स इज एन इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट इज आर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको भी हम पर्सन कंसिडर करते हैं। फिर हमारा कंपनी। अच्छा, कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, कोई भी कंपनी होगी हम उसे पर्सन ही कंसिडर करेंगे। फोर्थ है हमारा फर्म। फर्म मतलब कि पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप होती है तो उसे फर्म बोलते हैं, जिसमें अब हम इंक्लूड करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या? कोई भी दो इंडिविजुअल्स, लाइक मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बट प्रोवाइडेड वो पार्टनरशिप के रूल्स ना फॉलो हो रहे हो। अगर पार्टनरशिप के रूल्स फॉलो हो रहे होंगे तब तो उसको फर्म कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी दो इंडिविजुअल्स या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं जिसमें कि पार्टनरशिप के रूल्स ना फॉलो हो रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या? कोई भी दो टाइप के पर्सन, जैसे एक कंपनी हो गई और एक फर्म। अब एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड और एक फर्म थी या एक कोई HUF थी, राम एंड सन्स करके। ठीक है, ये दोनों लोग साथ में बिजनेस करने लगे तो इसको क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई एक इंडिविजुअल, एक HUF भी हो सकता है, एक कंपनी, एक फर्म भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोई भी और लोकल बॉडी, उसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर्सन कंसिडर करता है। एंड द लास्ट इज एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में हम इंक्लूड करते हैं टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च या आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन्स तो नहीं होते, इसे हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मानते हैं। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये 7 पर्सन्स थे और जो भी पर्सन होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एसएससी भी हो सकता है और उससे हम टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम एज द नेम इंडिकेट्स कैजुअल नेचर की होती है एंड इट इज़ नॉन रिकरिंग, हर दिन नहीं हो रही है और ये रिकरिंग बेसिस पे, डेली बेसिस पे नहीं होती कि हर महीने मुझे ये इनकम होगी, नहीं, ये बिना किसी स्टेपुलेशन के, हमने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया होता है, अचानक से हो गई, विंडफॉल गेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉटरी से पैसे आ गए, रेस में पैसे लगाए थे, वो मूवी थी ना सैफ अली खान की रेस, उसमें जैसे घोड़े पे पैसे लगाते हैं, वहाँ से पैसे आ गए। आप गए KBC में और वहाँ पे 12 लाख जीत के आ गए, तो वो क्या है? विंडफॉल गेन है, कैजुअल इनकम। रोज रोज तो KBC से पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, या किसी रियलिटी शो से या कोई भी ऐसी विंडफॉल इनकम है, तो उसको बोलते हैं क्या? कैजुअल इनकम। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक फॉर द लेक्चर, ये है आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर होता है वो ईयर जिस साल हमने इनकम अर्न की होती है, और असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल हम उस इनकम पे टैक्स पे करते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, नॉर्मल कैलेंडर ईयर होता है हमारा जनवरी से लेके दिसंबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। बट फाइनेंशियल ईयर हम किसे मानते हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक किसी ने इनकम अर्न की, तो क्या इससे इसी साल टैक्स ले लिया जाएगा? नहीं, हम टैक्स कब लेंगे इससे? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें टैक्स लेंगे। तो ये ईयर क्या हो गया? मेरा प्रीवियस ईयर हो गया, और ये क्या हो गया? असेसमेंट ईयर हो गया। ठीक है, प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड एंड द असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम इज टैक्सेबल। अच्छा, अब 21-22 में जो इनकम अर्न की होगी उस पर टैक्स कब लगेगा? 22-23 में। तो उसके लिए ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा और नेक्स्ट वाला फिर असेसमेंट ईयर हो जाएगा, और ये मतलब दिस विल गो ऑन। ठीक है,
बस इतनी सी बात थी। तो प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स देते हैं, लेकिन देर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस जिन केसेस में हम प्रीवियस ईयर में ही उस इनकम पे टैक्स लगा देते हैं। ये एक्सेप्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। नॉन रेजिडेंट मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम एनआरआई बोलते हैं। अगर कोई एनआरआई है और वो शिपिंग बिजनेस में है तो उसने यहाँ पे आके जो भी पैसे अर्न किए हैं उससे तुरंत उस पर टैक्स देना पड़ता है जाने से पहले। ये नहीं हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है आप वापस चले जाओ अमेरिका, अगर आपको अमेरिका जाना है तो, और उसके बाद हम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में टैक्स लेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम क्या कहते हैं कि आप तुरंत पहले अपना आपने इनकम अर्न की, टैक्स दो और फिर जाना। ठीक। नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। अच्छा, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है ना, छोड़ के जा रहा है मतलब हमेशा के लिए जा रहा है या फिर एक लंबे टाइम के लिए जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि आपके यहाँ पे जो भी ड्यू टैक्सेस थे वो पे करके जाओ। ठीक है। अगर कोई सिर्फ घूमने के पर्पज से हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई परमानेंटली या फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जा रहा है तो उसको टैक्स पे करके जाना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, किसी का बिजनेस चल रहा था और सपोज उसने बीच में सितंबर में, अक्टूबर में या जनवरी फरवरी फाइनेंशियल ईयर या फिर टैक्स पेमेंट के पहले ही अपना बिजनेस बंद कर दिया हमेशा के लिए, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेट करेगा कि चलो ठीक है अब अगला असेसमेंट ईयर होगा तब तुमसे टैक्स लेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, उनसे कहेंगे आपने अभी बिजनेस किया है, शट डाउन किया है, तो आप पहले सारे टैक्सेस पे कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। वेरी मच ऑब्वियस, अगर मैंने प्रॉपर्टी कोई ट्रांसफर की है और मेरा पर्पस ही यही था कि मैं टैक्स अवॉइड कर लूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो मुझे नहीं छोड़ेगा इतने आराम से कि चलो ठीक है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो टैक्स नहीं देना। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपको ऐसे केसेस में भी तुरंत टैक्स पे करना होता है। एंड द लास्ट इज इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ये हमने अभी तुरंत पढ़ा था। एओपी और बीओआई अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी है, सपोज किसी एक प्रोजेक्ट के लिए बनी है जो कि 1 महीने में या 2 महीने में खत्म हो गया, तो हम इस बात का वेट नहीं करेंगे कि हम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर इनसे टैक्स लें। जैसे ही इनका वो प्रोजेक्ट या वो पर्पस खत्म हो जाएगा हम इनसे टैक्स ले लेंगे। Now the next topic that we are going to do is agricultural income. So let's get started with this. Now before starting the topic, हम लोग हल्का सा बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 विच डील्स विद द 7th शेड्यूल, उसमें 3 लिस्ट का जिक्र हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से मैटर्स हैं जिन पे सेंटर डिसीजन लेता है, स्टेट लिस्ट के मैटर में स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, हमें इन्हीं दोनों से मतलब है फिलहाल। एंट्री 82 यूनियन लिस्ट की क्या कहती है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है बाकी सारी इनकम्स पे टैक्स लगाने का अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने की पावर्स नहीं है। नेक्स्ट इज एंट्री 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट, जो क्या कहता है, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, स्टेट लिस्ट में है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंड दैट इज़ वाई इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। अगर किसी इंडिविजुअल की कंप्लीट इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर से ही होती है, इन दैट केस उसे टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, एज इन अगर आप कहीं जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, या आपका कोई और बिजनेस है जहाँ से आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, या किसी भी और तरह की इनकम है एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम, तो उसमें हम पार्शियल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, जो हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि एग्रीकल्चरल इनकम में हम कौन सी इनकम को इंक्लूड करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, मतलब किसी भी ऐसी लैंड से जो कि लैंड इंडिया में सिचुएटेड हो और एग्रीकल्चर के पर्पस से यूज़ की जा रही हो, वहाँ से कोई रेवेन्यू आ रहा हो या वहाँ से कोई रेंट आ रहा हो, दोनों को ही हम क्या मानेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम। रेवेन्यू का क्या मतलब है, आपने किसी एग्रीकल्चर लैंड पे आप कोई भी कल्टीवेशन कर रहे हैं किसी भी क्रॉप का और आपने उसको सेल किया, जो पैसे आएंगे वो क्या है, रेवेन्यू है। रेंट का क्या मतलब है कि आप खुद वहाँ कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं बट आपने वो लैंड किसी को रेंट पे दे दिया है। ठीक है। मिस्टर एक्स ने कोई अपनी एग्रीकल्चर लैंड मिस्टर वाई को दे दी रेंट पे, अब वहाँ पे कल्टीवेशन तो मिस्टर वाई कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को क्या मिल रहा है, सिर्फ रेंट मिल रहा है, बट उस रेंटल इनकम को भी हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। वाई? बिकॉज उस लैंड पे एग्रीकल्चर पर्पस का काम हो रहा था। ठीक है।
सेकेंड पॉइंट देखते हैं। एनी इनकम derived from such land by agricultural operations or from processing of agricultural produce raised or received as rent in kind so as to render it fit to be taken to the market or by sale of such produce। अगर easy language में समझें तो कुछ ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम तुरंत कल्टीवेट करके तुरंत ही सेल नहीं कर सकते, हमें उसमें थोड़ी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है टू मेक इट फिट टू बी टेकन टू द मार्केट, ताकि हम उसे सेल कर सकें। जैसे कि अगर हमने धान की खेती की है तो हम उसे एज इट इज़ नहीं बेचते हैं, हम पहले उसमें से चावल निकालेंगे तब हम चावल बेचेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि आपने उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस कर दिया टू मेक इट फिट कि आप उसको सेल कर सको। अगर ऐसी कोई इनकम है तो उसको भी एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। एंड लास्टली द थर्ड पॉइंट, एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। अगर फार्म हाउस से कोई इनकम होती है ना तो वो भी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है। अच्छा, व्हेन आई से फार्म हाउस आई डोंट मीन दैट जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि वहाँ पे पार्टीज़ हो रही हैं। फार्म हाउस इज़ एनी बिल्डिंग जिसकी विसिनिटी में पूरा एग्रीकल्चरल लैंड है और मोस्टली उस बिल्डिंग को हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से आपको कोई भी इनकम हो रही है तो वो क्या हो गई, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छा, कुछ इनकम्स होती हैं ना जो हमें लगती हैं कि ये एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती हैं, बट वो एक्चुअली में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तो इसको बस हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं। फिशरीज से कोई इनकम हुई है, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, तो ये एग्रीकल्चर में नहीं आता। या तो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म, आप एग्रीकल्चरल फार्म के मैनेजर हैं और आपको उसकी सैलरी मिल रही है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आएगी, ना कि एग्रीकल्चरल इनकम के। अच्छा, कोई कंपनी है, वो कंपनी एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, बट आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और आपको उस कंपनी के शेयर्स पे डिविडेंड हासिल हो रहा है, तो वो डिविडेंड आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एट ऑल। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन पर्पज़ के लिए अगर आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं वहाँ से इनकम आई है, नॉन एग्रीकल्चर है। एंड ऑल्सो इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं एज अ वेयर हाउस तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। अगर आप रैंडम किसी कमरे में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर से स्टोर करने का काम करते हैं तो वो ऑब्वियसली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। अच्छा, कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं ना जिसको इनकम टैक्स एक्ट ने ऑलरेडी बाइफरकेट कर दिया है कि उसका कुछ पार्ट हम एग्रीकल्चर का मान लेंगे और कुछ पार्ट बिजनेस इनकम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 3 रूल्स दिए गए हैं, रूल 7A, रूल 7B एंड रूल 8। रूल 7A किसकी बात करता है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। अगर आप रबर ग्रो और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन दैट केस उसकी 65% इनकम आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मान ली जाएगी और 35% इनकम बिजनेस इनकम, ठीक है। Next is Rule 7B, which talks about growing and manufacturing of coffee. अच्छा, this is further divided into 2 parts. या तो आप कॉफ़ी ग्रो और क्योर करके सिर्फ सेल कर रहे होंगे, इन दैट केस आपकी 75% इनकम एग्रीकल्चर की मानी जाएगी एंड द रिमेनिंग 25% बिजनेस इनकम। और अगर आप ग्रो और क्योर करने के बाद उसको रोस्ट और ग्राउंड करके सेल कर रहे हैं, इन दैट केस 60% इनकम एग्रीकल्चर की मानी जाएगी एंड द रिमेनिंग 40% इनकम बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। एंड द लास्ट रूल 8 क्या कहता है, टी की बात करता है कि टी अगर आप ग्रो और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें भी 60% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर होती है एंड द रिमेनिंग 40% इज कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, पार्शियल इंटीग्रेशन। अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि अगर कोई इंडिविजुअल कंप्लीटली सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम ही अर्न कर रहा है तो ही इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट अगर किसी की एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों ही है तो हम पार्शियल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन कब लगाएंगे, अगर इंडिविजुअल है एसएससी, एचयूएफ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। कंपनी, फर्म और बाकियों के केस में हम पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम शुड बी ग्रेटर देन 5000। अगर 5000 से कम की एग्रीकल्चरल इनकम है ना तो वो पूरी ही एग्जेम्प्ट है। लास्ट कंडीशन क्या है, दैट नॉन एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मतलब जो इनकम एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी वाली इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब क्या, जो लोग 60 ईयर्स से कम हैं उनके लिए 2.5 लाख, जो 60 के ऊपर और 80 ईयर्स से कम है सीनियर सिटीजन्स उनके लिए 3 लाख, एंड फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स जो 80 ईयर्स के ऊपर हैं उनके लिए 5 लाख, ठीक है। अब इसमें टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम पहले ऐड करते हैं किसको, एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, जो दोनों इनकम्स हैं दोनों को ऐड कर देंगे और उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे बिना सेस ऐड किए, सिर्फ बेस टैक्स जो होता है वो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब कि 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख जिस भी एज के अकॉर्डिंग जो भी एग्जेम्पशन लिमिट हो, उसमें एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करेंगे और उस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे अगेन बिना सेस ऐड किए। लास्ट स्टेप में टैक्स पेबल निकालने के लिए स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, स्टेप 1 में जो टैक्स आया था उसको माइनस कर देंगे जो स्टेप 2 में टैक्स आया था उससे, ठीक है। फिर वो आपका फाइनल टैक्स आ जाएगा और उसमें आप ऐड कर देंगे 4% का सेस जो कि हम सब में ऐड करते हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 7 टाइप ऑफ पर्सन्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप क्या था, इंडिविजुअल। तो आज हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस बस इंडिविजुअल का पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग बाकी सारे पर्सन्स का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो या तो कोई पर्सन रेजिडेंट होगा, या तो कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है या तो वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। नॉन रेजिडेंट को हम नॉर्मल लैंग्वेज में NRI बोलते हैं ना, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में नहीं रह रहा हो उसको हम NRI बोलते हैं। तो या तो कोई पर्सन रेजिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, रेजिडेंट को ना सिटीजनशिप से नहीं कंफ्यूज करना है। सिटीजनशिप या नागरिकता दूसरी चीज़ होती है कि आपके पास कौन सी कंट्री की सिटीजनशिप है। रेजिडेंट मीन्स आप निवास कहाँ करते हैं, आपका रेजिडेंस कहाँ पे है, ठीक है। अक्षय कुमार की सिटीजनशिप कनाडा की है लेकिन रहते कहाँ है, रहते तो इंडिया में है ना, तो रेजिडेंट इंडिया के हो गए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है इन दोनों चीज़ों को। हम बात कर रहे हैं क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस की, ना कि सिटीजनशिप की। तो या तो कोई पर्सन रेजिडेंट होगा या तो कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट भी 2 टाइप के होते हैं, या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं या तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ज़्यादा दिन इंडिया में रह रहे हैं तो आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा, कम दिन इंडिया में रह रहे हैं तो आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोल दिया जाएगा। और अगर आप और कम दिन इंडिया में स्टे करते हैं, इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड एज अ NRI या फिर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके लिए कंडीशंस दी गई हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सबसे पहले हम कंडीशंस पढ़ेंगे। बेसिक कंडीशंस है रेजिडेंट होने के लिए, 2 कंडीशंस हैं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम उस पर्सन को क्या कंसिडर करते हैं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पहली कंडीशन देखिए क्या है। पहली कंडीशन कह रही है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो प्रीवियस ईयर में कोई पर्सन कम से कम 182 डेज अगर इंडिया में स्टे किया हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे, ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हम दूसरी कंडीशन पे आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि पिछले साल, ठीक है, पिछले साल कोई पर्सन 60 डेज इंडिया में रहा हो, मतलब प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा हो एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल 60 डेज रहा हो और उसके पिछले के 4 साल में एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रहा हो, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में 182 डेज किसी ने इंडिया में स्टे किया हो, ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हम सेकेंड कंडीशन पे आएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, प्रीवियस ईयर में किसी पर्सन ने 60 डेज इंडिया में स्टे किया हो और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रेजिडेंट रहा हो वो, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है ना, यहाँ पे और लगा है एंड नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है ना तो हम उस इंडिविजुअल को क्या मानेंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, 2 बातें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। पीरियड ऑफ स्टे मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूसली 365 डेज रहा हो या कॉन्टिन्यूसली 182 डेज रहा हो। 1 महीने आया, 2 महीने के लिए चला गया, फिर 4 महीने के लिए इंडिया में कोई आया तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। पीरियड ऑफ स्टे ऐसा नहीं है कि लगातार इंडिया में रहा हो। सेकेंड पॉइंट क्या है, डेट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल बोथ शैल बी कंसिडर्ड फॉर द स्टे इन इंडिया। मतलब जिस दिन आप इंडिया से बाहर जा रहे हो और जिस दिन आप इंडिया वापस आ रहे हो, दोनों ही दिन को हम काउंट करेंगे आपके स्टे में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये जो 60 डेज वाला रूल है ना, इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। 2 केसेस हैं जिसमें हम इस 60 डेज वाले रूल को कंसिडर ही नहीं करते और सिर्फ 182 डेज वाले रूल को ही मानते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस क्या है, इसको देखते हैं। पहला एक्सेप्शन है आपका, इफ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लीव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। अगर कोई इंडिया का सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, या कोई पर्सन इंडिया से बाहर जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, किसी इंडियन शिप का कोई क्रू मेंबर है और इंडिया से बाहर जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा,
हम उसको रेजिडेंट तभी मानेंगे जब उसने प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में स्टे किया हो। इसके लिए वो 60 डेज की कंडीशन वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख दिया है चेक ओनली 182 डेज। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ आउटसाइड इंडियन ओरिजिन है वो इज कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट, अगर इंडिया के बाहर से आ रहा है तो उसके लिए भी 60 डेज वाली कंडीशन नहीं मानी जाएगी और सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन मानी जाएगी। अच्छा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब है कि या तो उस इंडिविजुअल की बर्थ, या तो उसके पेरेंट्स की बर्थ और या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स की बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुई हो। अनडिवाइडेड इंडिया एज इन 1947 के पहले, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें अगर उसकी खुद की बर्थ हुई हो या तो उनके पेरेंट की या तो उनके ग्रैंड पेरेंट की बर्थ हुई हो तो उनको क्या बोलेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, रेजिडेंट और एनआरआई की। ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि या तो कोई पर्सन रेजिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशंस थी, वो हमने देख ली हैं, दोनों में से कोई एक पूरी हो जाएगी तो हम उसे रेजिडेंट मान लेंगे, दोनों ही नहीं पूरी होंगी तो हम उसे एनआरआई मान लेंगे। अब वो रेजिडेंट तो हो गया, मान लेते हैं दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो गई, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो इसके लिए एडिशनल कंडीशंस दी गई हैं। एडिशनल कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन है रेजिडेंट इन एनी 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में से कम 2 साल वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट रहा हो। ठीक है। प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले के 10 सालों में कम से कम 2 साल वो पर्सन रेजिडेंट रहा हो, और रेजिडेंट होने का मतलब अब हमें पता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन द लास्ट 7 ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पहले के 7 ईयर्स में कम से कम वो पर्सन 730 डेज में इंडिया रहा हो। ठीक है, 730 डेज इंडिया में रहा हो। ठीक, ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है आपकी प्रीवियस ईयर के पहले के 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 ईयर्स इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में कम से कम 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। और बीच में ये एंड लगा है, पहले और लगा था, यहाँ पे एंड लगा है। व्हाट डज दैट मीन कि ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होना मैंडेटरी है। अगर सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होती है तो हम एडिशनल कंडीशंस को कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, एडिशनल कंडीशंस फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तब हम उस इंडिविजुअल को ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। Now coming to the last part of our video, the amendments by the Finance Act 2020. 2020 में जो फाइनेंस एक्ट आया था उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड एक बहुत मेजर अमेंडमेंट था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इफ इट इज़ 182 डेज और मोर। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं बेसिक कंडीशन में कि अगर कोई पर्सन 182 डेज या उससे ज़्यादा स्टे करता है इंडिया में विदाउट एनी इफ एंड बट, उसको हम रेजिडेंट बोलेंगे। कोई इसमें फर्दर आर्ग्यूमेंट का स्कोप नहीं है। लेकिन अगर वो पर्सन 182 डेज से कम है तो हम क्या चेक करेंगे, चलो 182 डेज से तो कम आपने स्टे किया, बट आप क्या 120 डेज के लिए थे कंट्री में, ये देखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन 120 डेज और मोर रहा है तो उसके लिए दूसरी कंडीशन है। अगर 120 डेज भी आप कंट्री में नहीं थे, इंडिया में नहीं थे, तो हम आपको सीधे सीधे नॉन रेजिडेंट या एनआरआई कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप 120 डेज भी नहीं थे तो आपको एनआरआई कंसिडर कर लेंगे, और अगर आप 120 डेज थे इंडिया में, इन दैट केस हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन। या तो आप इंडियन सिटीजन हो या तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या फिर इंडियन सिटीजन हो, और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इंडियन इनकम लिखा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई फॉरेन सोर्सेज की इनकम है ना, उसको यहाँ कंसिडर नहीं करते, हम यहाँ पे सिर्फ इंडियन इनकम की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है और या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है इंडियन इनकम, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखिए, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के कंडीशंस हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक अमेंडमेंट आया था, ये गवर्नमेंट ने किया था अपना टैक्स बेस थोड़ा सा वाइडन करने के लिए। ठीक है, कि ज़्यादा लोगों से ज़्यादा टैक्स ले सकें। तो ये इसके लिए आया था, तो अमेंडमेंट है, हमें पता होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं।
182 डेज के ज़्यादा स्टे किया है, हमें पता है रेजिडेंट होते हैं। अगर 182 डेज से कम स्टे किया है किसी ने, तो हम क्या नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, एटलीस्ट क्या 120 डेज स्टे किया है किसी ने। अगर 120 डेज भी स्टे नहीं किया तब तो वो सीधे सीधे एनआरआई या नॉन रेजिडेंट हो गया। अगर 120 डेज और मोर, एटलीस्ट 120 डेज से ऊपर स्टे किया है, तो हम देखेंगे कि क्या वो इंडियन सिटीजन है या क्या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। इफ़ येस, तो क्या उनकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है। इफ़ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो हम उसे क्या बोल देंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसको हम डीम्ड रेजिडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, डीम्ड रेजिडेंट, माना हुआ रेजिडेंट। ठीक है, और अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है ना, तो हम उसको फिर एनआरआई मान लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इतनी बात थी रेजिडेंशियल स्टेटस की। अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एनआरआई, तीनों से टैक्सेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। जो एनआरआई होगा ऑब्वियसली हम उस पर कम टैक्स लगाएंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल पढ़ा था, आज हम उसका टैक्स इंसिडेंस करेंगे और बाकी सारे पर्सन्स का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, टैक्स इंसिडेंस हमें देखना है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे कब टैक्स लगता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे कब टैक्स लगता है और नॉन रेजिडेंट पे कब टैक्स लगता है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को हम साथ में देखते हैं। इनकम रिसीव्ड, ये बस डीम्ड इनकम की बात कर रहा है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या फिर इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में कोई इनकम रिसीव हुई है लेकिन वो इनकम अराइज कहाँ हुई है, इंडिया से बाहर। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स का घर कहाँ है, एम्स्टरडैम में है। सपोज एम्स्टरडैम में उनका एक घर है जो कि उन्होंने लेट आउट किया हुआ है, रेंट पे दिया है, और उनको रेंट रिसीव हो रहा है, बट वो रहते कहाँ पे हैं, इंडिया में। तो रेंट रिसीव कहाँ हो रहा है, इंडिया में रिसीव हो रहा है। लेकिन ये जो रेंट की इनकम है ये अराइज कहाँ हुई, ये तो एम्स्टरडैम के घर से अराइज हुई है ना। तो इनकम अराइज बाहर से हुई है लेकिन रिसीव इंडिया में हुई है। ऐसे केसेस में टैक्सेबिलिटी किसकी रहेगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी टैक्स देना है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी टैक्स देना है और नॉन रेजिडेंट को भी टैक्स देना है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट साथ में देखते हैं। इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और ये वही डीम्ड इनकम के लिए सेम पॉइंट है। ठीक है, ये वही पहले दूसरे पॉइंट को रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम आपकी अराइज इंडिया में हो रही है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि घर इंडिया में था जिसको हमने रेंट पे दिया था, और मान लेते हैं कि हम एम्स्टरडैम में थे, जब हमें पैसे मिले, उसके रेंट के पैसे मिले, तो हम एम्स्टरडैम में थे। बट अगर मेरी इनकम इंडिया में अराइज भी हो रही है तो टैक्सेबिलिटी किसकी बनेगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट या फिर एनआरआई, तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले 4 पॉइंट्स को देख के क्या क्लियर होता है कि अगर मेरी इनकम या तो इंडिया में रिसीव हुई हो या तो मेरी इनकम इंडिया में अराइज हुई हो, अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी होती है ना, तो ऐसे केसेस में तीनों को ही टैक्सेबिलिटी पड़ती है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। मतलब इनकम रिसीव भी बाहर हो रही है, इनकम अक्रू भी बाहर हो रही है, अराइज भी बाहर हो रही है, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। जिस बिजनेस की वो इनकम है ना, बस उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है। बिजनेस भी बाहर का, बिजनेस का कंट्रोल बस इंडिया में है। ऐसे केसेस में किसको टैक्स पे करना होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, बट एनआरआई को इसमें एग्जेम्पशन मिल जाता है। ऐसे केसेस में उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है, इनकम रिसीव्ड एंड अराइज्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम रिसीव भी बाहर हुई, बाहर का मतलब है इंडिया से बाहर। ठीक है, हम एम्स्टरडैम का एग्जांपल लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इनकम रिसीव भी एम्स्टरडैम में हुई, अराइज भी एम्स्टरडैम में हुई, और जिस बिजनेस से अराइज हुई है वो बिजनेस भी एम्स्टरडैम का ही था। ऐसे केसेस में क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो हमेशा टैक्स देना ही पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको टैक्स देना पड़ता है, बिकॉज वो इंडिया में ही रिसाइड कर रहा है, इंडिया में ही रह रहा है, तो उसको टैक्सेबिलिटी तो पड़ेगी। और बाकी नॉन रेजिडेंट की और एनओआर की या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती है ऐसे केसेस में। लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट क्या है, इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड, अक्रूड मीन्स अराइज्ड, इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर्स बट लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब क्या, प्रीवियस ईयर की बात नहीं हो रही है, प्रीवियस ईयर के
पहले के किसी साल में ये इनकम अराइज भी बाहर हुई है, रिसीव भी बाहर हुई है, बस प्रीवियस ईयर में ये क्या हुआ है, इनकम इंडिया में भेज दी गई है। अगर ऐसा कोई केस होता है तो तीनों को ही एग्जेम्पशन मिल जाता है और किसी को भी ऐसी इनकम पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये सारी बातें थी किसकी, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हम आते हैं किस पे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली और पार्टली इन इंडिया। ठीक है, हम बात करें किसकी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, फर्म की और एसोसिएशन ऑफ पर्सन की। इन तीनों में से ही अगर इनका जो भी कंट्रोल और मैनेजमेंट है, अगर वो पूरा होली या पार्टली थोड़ा सा भी इंडिया में है ना, तो हम उसे क्या मानेंगे, रेजिडेंट, कि वो HUF रेजिडेंट है, फर्म है तो रेजिडेंट है, AOP है तो रेजिडेंट है। होली का मतलब कि इनका पूरा कंट्रोल इंडिया में है। पार्टली का मतलब क्या, पार्टली का मतलब आप लोग ये कंफ्यूज मत करिएगा कि 50-50%। पार्टली का मतलब हो सकता है कि अगर 1% भी इंडिया में है ना, तो भी हम उन्हें रेजिडेंट ही कंसिडर करेंगे। बाकी सारे केसेस में इनको क्या बोला जाएगा, नॉन रेजिडेंट। तो HUF फर्म और AOP के लिए क्या, बस एक चीज़ चेक करनी है कि इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ होता है। अगर ज़रा सा भी इंडिया में होता है तो उनको रेजिडेंट कंसिडर करेंगे, बाकी सारे केसेस में उनको नॉन रेजिडेंट कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की बात हो गई। अब आते हैं किस पे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ना नीचे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, फर्म और AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये लोग सिर्फ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होते हैं। इंडिविजुअल को छोड़ के बस एक HUF ही ऐसा पर्सन है जिसको हम ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी कंडीशन के नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब HUF में आप लोगों को पता होगा कि जो HUF क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एक हिंदू फैमिली है, बिजनेस है, और जो उसका हेड है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं कर्ता। तो हम कर्ता के लिए देखेंगे जो एडिशनल कंडीशंस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी ना इंडिविजुअल्स के लिए, कि लास्ट 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 ईयर्स उसने रेजिडेंट रहा हो इंडिया का, और पिछले 7 ईयर्स में एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में स्टे किया हो। जो सेम कंडीशंस हमने इंडिविजुअल की पढ़ी थी, वो सेम कंडीशन हम कर्ता के लिए देखेंगे, और अगर कर्ता वो दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको क्या मान लेंगे, HUF को ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो ना देखा हो ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो HUF फर्म और AOP रेजिडेंट है या नहीं, ये देखने के लिए हमें सिर्फ इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना है। अगर पूरा पूरा इंडिया में है या ज़रा सा भी इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है, अगर नहीं है, थोड़ा सा भी इंडिया में नहीं है, तो नॉन रेजिडेंट है। फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो ही नहीं सकते हैं। अगर हमें HUF के लिए एडिशनल कंडीशन देखनी है ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी होने के लिए, तो हम कर्ता का देखेंगे, कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। और अगर कर्ता इंडिविजुअल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा दोनों, तो हम उस HUF को ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे, अदरवाइज उसे क्या मानेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, लास्ट है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी है इनफैक्ट। कंपनी में अगर देखिए 2 टाइप्स की कंपनी होती है ना, एक अपनी इंडियन कंपनी, एक है फॉरेन कंपनी। अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, बिना किसी और आर्ग्यूमेंट के सीधे सीधे हम उसे रेजिडेंट मान लेंगे। ठीक है, अच्छा, कंपनी भी सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होती है, इसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक, तो अगर कोई इंडियन कंपनी है विदाउट एनी इफ एंड बट, वो रेजिडेंट है, उसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो हम क्या देखेंगे, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो कहाँ है। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया तो उसको रेजिडेंट कंपनी मानेंगे। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो हम उसे नॉन रेजिडेंट मानेंगे। बस इतनी सी बात थी। अच्छा, वैसे तो अभी तक हम लोगों ने जितना पोर्शन कवर किया है ना, UPPGT के अकॉर्डिंग उतना ही सिलेबस हमारा गिवन था, बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट इनकम टैक्स स्लैब रेट्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं भी मेंशन्ड है ना तो इनकम टैक्स निकालने के क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी, तो वो फ्री के मार्क्स जाने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पोर्शन भी आप लोग कवर कर लीजिएगा कि बेसिकली इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं एक गिवन इनकम पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्लैब रेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, बहुत ईजी कैलकुलेशन होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। अच्छा, ये स्लैब रेट्स को ना 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। पहले उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है, सेकंड उन इंडिविजुअल्स के लिए हु आर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज एंड लेस देन 80 ईयर्स ऑफ एज, जिन्हें हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, एंड लास्टली सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए हु आर मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है,
तो जो लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज होते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, अप टू 2,50,000, 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, नील रेट ऑफ टैक्स मतलब कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख पे 20% टैक्स है, एंड 10 लाख से ऊपर की इनकम जो बचती है उस पर 30% का टैक्स है। अच्छा, ये डायरेक्ट रेट नहीं है, स्लैब रेट है, तो अभी हम एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे ताकि समझ में आ जाए कैलकुलेट कैसे करना है। नेक्स्ट, फॉर सीनियर सिटीजन्स जो 60 के ऊपर हैं और 80 ईयर्स से कम एज के लिए हैं, उनके लिए 3 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट है, 3 to 5 लाख अगेन 5%, 5 to 10 लाख के बीच में 20% और 10 लाख के ऊपर अगेन 30%। सेम रेट है ऊपर वाला, बस इनके लिए 3 लाख तक की एग्जेम्पशन है और ऊपर 60 ईयर से कम एज तक के लिए 2.5 लाख तक की एग्जेम्पशन होती है। फॉर दोज हु आर मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए 5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्टेड रहती है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में हमने ऊपर भी देखा था 20% का टैक्स रेट होता है, मतलब कि इनका ये 5% वाला टैक्स रेट है ही नहीं, क्योंकि इनकी 5 लाख तक की तो इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है, 5 लाख to 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स, और अगर 10 लाख से ऊपर इनकम है तो 30% का टैक्स, द सेम जो ऊपर बाकी लोगों का था। अभी हमने जो टैक्स देखा वो बेस टैक्स था। अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, दैट इज 2.5 लाख और 3 लाख फॉर सीनियर सिटीजन एंड 5 लाख फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, इन दैट केस आपको बेस टैक्स देना मैंडेटरी है। बट अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रही है तो आपके ऊपर बेस टैक्स के ऊपर एक और चार्ज पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरचार्ज। बेस टैक्स तो देना ही है और उस पर एक सरचार्ज भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके रेट क्या है, अगर किसी की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज का रेट है 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में टोटल इनकम है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25%, और अगर 5 करोड़ से ऊपर की टोटल इनकम है, इन दैट केस 37%। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस कि अगर सरचार्ज दे रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि बेस टैक्स नहीं देंगे, पहले बेस टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर सरचार्ज भी ऐड करेंगे, और फाइनली लास्टली हम सेस ऐड करते हैं। अच्छा, अगर सरचार्ज दे रहे हो या ना दे रहे हो, नॉट विद स्टैंडिंग सेस तो सबको देना ही पड़ता है, 4%। हेल्थ और एजुकेशन के लिए होता है ये सेस, तो वो बेस टैक्स में ऐड कर दिया जाता है। आपका जितना भी बेस टैक्स होगा उसमें आप 4% सेस ऐड कर देंगे। और अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है तो पहले आप बेस टैक्स निकालेंगे, उसके ऊपर सरचार्ज निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करके फिर उसके ऊपर सेस निकालेंगे। अभी जो हमने टैक्स रिजीम देखा ना, दैट वाज द ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें, जिसके डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं। ठीक है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो हमें डिडक्शंस मिलते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में हमारे टैक्स रेट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, बट हमें डिडक्शंस नहीं मिलते, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या रेट्स हैं हमारे पास, अगर 3 लाख तक की इनकम है ना तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5%, 6 to 9 लाख पे 10%, 9 to 12 में 15%, 12 लाख to 15 लाख पे 20%, एंड इफ द इनकम इज मोर देन 15 लाख तो फिर 30%। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पर्सन को लिया है जिसकी एज 40 ईयर्स है और उसकी टोटल इनकम कितनी है, 20 लाख। 40 ईयर्स का क्या मतलब हुआ कि ये 60 से कम का है, मतलब कि इसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगी, 2.5 लाख। हमने अभी रेट्स पढ़े थे ना, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख to 10 लाख पे 20% और मोर देन 10 लाख पे 30%। ठीक है, तो यही करना है। अब 20 लाख से इसकी इनकम है तो 2.5 लाख तक कितना लगा टैक्स, नील। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मतलब 2.5 लाख रुपए बचे, 2.5 लाख रुपए पे कितना लगा है, 5% का टैक्स लगा है। 5% अगर 2.5 लाख पे लगाएंगे तो कितना आएगा, 12,500। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना था, 20%, तो मतलब 5 to 10 लाख, दैट इज 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ पे आपने लगाया 20% का टैक्स। 20% जब लगाएंगे आप 5 लाख रुपए पे तो आपका आएगा 1 लाख। अब 10 लाख रुपए तक आपने टैक्स लगा लिया, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगा, 2.5 से 5 के बीच में 5% लगा, 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स लगा, दैट वाज 1 लाख। 10 लाख रुपए तक टैक्स लग गया है। टोटल इनकम कितनी है, 20 लाख। 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगता है, 30%। ठीक है, 10 लाख से ऊपर की अगर इनकम होती है तो कितना टैक्स लगता है, 30%। 10 लाख पे टैक्स लग गया है, टोटल इनकम 20 लाख है, तो अभी बचे भी हुए हैं 10 लाख रुपए। ठीक है, तो रिमेनिंग 10 लाख हैं, इस पे 30% का टैक्स लगेगा। 10 लाख पे 30% लगाएंगे तो कितना, 3 लाख। ठीक है,
सारा जितना भी टैक्स कैलकुलेट किया है सबको ऐड कर दीजिए। 3 + 1 + 12,500 दैट इज 4,12,500। ये आपका हो गया कंप्लीट बेस टैक्स। अब क्या इसकी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रही है? नहीं, 20 लाख ही है। तो हम क्या सरचार्ज लगाएंगे? नहीं, सरचार्ज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट सेस हमें ऐड करना ही है। तो इस पर हम ऐड कर देंगे 4% का सेस दैट इज 16,500। ये 4% का सेस इस पे लगाया 4,12,500। जो बेस टैक्स आएगा ना उस पर सेस लगाते हैं। सेस का अमाउंट ऐड कर दीजिए। ये आपका फाइनल टैक्स पेबल है 4,29,000। ठीक है। ओके, सो दैट वाज द कंप्लीट पोर्शन ऑफ इनकम टैक्स फॉर यूपी पीजीटी कॉमर्स। अगर किसी भी पार्ट में आपको ज़रा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।